लिमिटेशन एक्ट 1963। लास्ट क्लास में आप सेक्शन 6 कवर कर चुके हैं। सेक्शन 6 को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। आपने सेक्शन 6 में स्टडी किया था कि यदि कोई पर्सन माइनर हो या अनसाउंड माइंड का हो तो उसके लिए कोई केस फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? जब उसकी वो डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे कोई पर्सन माइनर है और अब उसका कोई राइट एक्रू हुआ उसके फेवर में और उसको केस करना है किसी दूसरे बंदे पर, बट वो अभी माइनर है ना, माइनर यानी उसकी एज 18 साल से कम है। तो यदि वो चाहे तो ड्यूरिंग माइनरिटी भी केस कर सकता है, बट थ्रू गार्जियन करना होगा। बट वो जब माइनर नहीं रहेगा, मेजर बन जाएगा, उसके बाद भी कर सकता है, क्योंकि उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो तब स्टार्ट होगा जब वो मेजर हो जाएगा, यानी जब उसकी एज 18 ईयर कंप्लीट हो जाएगी। तो आज उसी सीरीज में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखना, सेक्शन 7 है आपके सामने। ठीक है, सेक्शन 7 पहले मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। बेटा ये मान लो आप 3 लोग हैं, अनिल, सुनील, ध्यान से सुनना, ये 3 लोग हैं और एक विनोद, और इन तीनों ने जॉइंटली लोन दिया था। इन तीनों ने जॉइंटली लोन दिया और ये मान लीजिए कोई मोहन नाम के पर्सन को, तो ये कोई मोहन नाम का बंदा है, इसने लोन लिया था। इन तीनों ने जॉइंटली इसको लोन दिया था सर। तो जो लोन लेगा वो बोरोवर हुआ और इस बोरोवर की ड्यूटी बनती है कि टाइम पर वो लोन का रिपेमेंट करे। लेकिन ये मोहन ने जो भी ड्यू डेट तय हुई थी इनके बीच में, उस डेट को मोहन ने लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो ये तीनों लोग मिलकर के मोहन के खिलाफ केस फाइल करेंगे, क्योंकि इन तीनों ने जॉइंटली लोन दिया था तो सूट भी जॉइंटली फाइल होगा। लेकिन इनमें से ये जो विनोद नाम का पर्सन है, मान लिए भगवान ना करें ये अनसाउंड माइंड का हो गया सर, लोन देने के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि सर ये अब अनसाउंड माइंड का हो गया टेम्परेरी टाइम के लिए। नहीं, बाकी दोनों सही हैं, बट विनोद अनसाउंड माइंड का हो गया। कहने का मतलब कि जब एक से ज्यादा लोगों के पास जॉइंटली सूट फाइल करने का राइट हो और उनमें से कोई एक या 2 जने डिसेबल्ड हो जाएं, वो अनसाउंड माइंड के हो गए या फिर ये माइनर है, तो फिर लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जब ये सही हो जाएगा तब से, या ये दोनों लोग सही हैं तो अभी से काउंट करना स्टार्ट कर दें? तो लिमिटेशन एक्ट ने बोला, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि यदि सेवरल पर्सन्स हैं, यानी मोर देन 1 पर्सन्स जिनके पास सिविल सूट फाइल करने का राइट है, उनमें से यदि एक जना फॉर एग्जाम्पल अनसाउंड माइंड का हो गया, बाकी 2 तो सही है ना, यदि बाकी दोनों लोग इस ट्रांजैक्शन से संबंधित कोर्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका जवाब देने में योग्य हैं, यानी बाकी दोनों लोगों को इस लोन की ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन आंसर पता है, तो लिमिटेशन पीरियड अभी स्टार्ट हो सकता है। ये चाहे एक पर्सन अनसाउंड माइंड का हो, इसकी कंसेंट की जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी दोनों लोग सक्षम हैं और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था ये कि जब भी वो लोन का रीपेमेंट नहीं करेगा तो अपने में से कोई एक या 2 जने मिलकर के भी सूट फाइल कर सकते हैं। तो यदि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी कंसेंट की जरूरी नहीं है, बिना उसके भी सूट फाइल किया जा सकता है और क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे कोर्ट में उनका जवाब ये बाकी दोनों लोग दे सकते हैं, तो फिर लिमिटेशन पीरियड जिस दिन इसने लोन का रीपेमेंट नहीं किया उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। विनोद अनसाउंड माइंड का है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक पर्सन डिसेबल्ड होने से लिमिटेशन पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि उस डिसेबल्ड पर्सन की कंसेंट जरूरी नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो इतने केपेबल हैं, उनके बीच में पहले एग्रीमेंट हो चुका था, तो फिर उस कंडीशन में डिसेबल्ड पर्सन की कंसेंट की जरूरी नहीं है, तो बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं और लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा।
वो जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उसी डेट से कंटिन्यू काउंट होना स्टार्ट होगा। लेकिन मान लो सर इस विनोद की कंसेंट जरूरी है, इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जब लोन दिया था तब, कि जब भी इस मोहन के खिलाफ डेप्ट रिकवरी का केस करेंगे तीनों लोग मिलकर के करेंगे, तीनों के साइन होंगे। लेकिन अब विनोद तो अनसाउंड माइंड का हो गया। हाँ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अब यहां पर डिसेबल्ड पर्सन की कंसेंट जरूरी है। तो फिर इस केस में लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जब ये विनोद डिसेबिलिटी से एबिलिटी में आ जाएगा। तो आइए सेक्शन 7 को रीड आउट करते हैं। सेक्शन 7 वहां एप्लीकेबल होता है जहां सेवरल पर्संस आर जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट द सूट या टू मेक एन एप्लीकेशन, जहां पर सूट फाइल करना या एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार एक से ज्यादा लोगों के पास है जॉइंटली, और उनमें से यदि कोई वन और सम ऑफ देम आर अफेक्टेड बाय लीगल डिसेबिलिटी, और उनमें से यदि कोई एक या दो जने लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हैं तो फिर सेक्शन 7 अप्लाई होगा। और सेक्शन 7 ने दो चीज बताई है, ध्यान देना, कि इफ द कंसेंट ऑफ सच पर्सन इज नेसेसरी, सच पर्सन कौन सा, जो लीगली डिसेबल्ड है, कि उस पर्सन की कंसेंट जरूरी है तो लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जब वो डिसेबिलिटी रिमूव हो जाएगी। और यदि उस पर्सन की कंसेंट जरूरी नहीं है, बिना उसकी कंसेंट के भी सूट फाइल हो सकता है, ऐसा एग्रीमेंट उनके बीच में पहले हो गया था, तो फिर उस कंडीशन में यहां पर लिमिटेशन पीरियड जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसी दिन से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 6 में तो सिर्फ इतना कहा था कि जो भी पर्सन लीगली डिसेबल्ड है, माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो डिसेबिलिटी रिमूव नहीं हो जाएगी। सेक्शन 7 कहता है कि यदि एक से ज्यादा लोग हैं जिनको ये सूट फाइल करना है, जॉइंटली एंटाइटल्ड हैं, और उनमें से यदि एक या एक से ज्यादा कोई भी पर्सन जो है वो लीगली डिसेबल्ड है, तो बाकी लोग भी यदि सूट फाइल करने के लिए अनटाइटल्ड हैं, यदि उस पर्सन की कंसेंट जरूरी नहीं है तो फिर लिमिटेशन पीरियड इमीडिएटली काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेक्शन 8 सिर्फ इतना कहता है कि जैसे ही वो डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है तो आपको 3 इयर्स मिलेंगे, और 3 इयर्स के अंदर अंदर फिर आप सूट फाइल कर सकते हो। जैसे कोई माइनर है, वो जैसे ही मेजर होगा, तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था ड्यूरिंग माइनॉरिटी, बट जैसे ही वो मेजर होगा तो अब लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स का फिक्स है, वही मिलेगा। अब वो 3 साल के अंदर अंदर जो भी उसको XYZ सूट फाइल करना है वो कर सकता है। यानी लीगली डिसेबल्ड पर्सन को डिसेबिलिटी हटने के बाद जो फ्रेश पीरियड मिलेगा वो 3 साल का ही मिलेगा, 3 साल से ज्यादा का नहीं। ऐसे ही कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, जब तक वो अनसाउंड माइंड का था उसने केस नहीं किया, तो जैसे ही वो सही हो जाएगा तो 3 साल के अंदर अंदर जो भी उसको केस फाइल करना था किसी के खिलाफ, तो वो उस सूट को फाइल कर सकता है। यानी सेक्शन 8 कहता है कि लीगल डिसेबिलिटी हटने के बाद में और 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड जो है वो मिलेगा, उन 3 साल के अंदर अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो। देखो नेक्स्ट टॉपिक बहुत प्यारा, सेक्शन 9 कहता है कि एक बार यदि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, एक बार लिमिटेशन पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो गया, वंस टाइम हैज बिगन टू रन, तो फिर कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी आपको सूट फाइल करने से नहीं रोक सकती। एक बार यदि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, अब उसके बाद में यदि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाए या कोई अदर डिसेबिलिटी हो जाए, तो फिर लिमिटेशन पीरियड स्टॉप नहीं होगा, फिर वो जो भी लिमिटेशन पीरियड है वो कंटिन्यू काउंट होगा। और सेक्शन 9 जो है वो सिर्फ सूट्स और एप्लीकेशंस पे ही अप्लाई होता है, यानी सेक्शन 9 अपील्स पर अप्लाई नहीं होगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ध्यान होगा सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों में डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अब आता है बहुत अच्छा पॉइंट कि सर लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट कैसे करेंगे। हाँ सर, लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट कैसे करते हैं। चलो देखो ध्यान से सुनना आप एक बार, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, सभी को समझ में आएगा, प्लीज ध्यान देना एक बार, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना। मान लीजिए ये कोई अनिल नाम का पर्सन है, ध्यान देना बेटा, अनिल और सुनील के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था।
अनिल और सुनील के बीच में कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अनिल बोल रहा है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, सुनील बोल रहा है मेरी है। तो इनके बीच में प्रॉपर्टी का सूट फाइल हो रखा था। मान लेते हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है जिसको आप सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अनिल और सुनील के बीच में और प्रॉपर्टी का सूट चल रहा था सर। इसका अभी फैसला आ गया। फॉर एग्जाम्पल सर कि 3 दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल मान रहे हैं 3 दिसंबर 2021 को, और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया और इसने बोल दिया कि ये जो भी प्रॉपर्टी है ये अनिल की प्रॉपर्टी है और सुनील का इस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है। यानी ये जो भी डिसीजन आया ये अनिल के फेवर में आया सर। तो अनिल तो खुश हो गया, केस जीत गया भाई, अब वो प्रॉपर्टी इसी को मिलेगी। लेकिन सुनील को लग रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया। सुनील को लग रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरी बात तो सही तरह से सुनी नहीं, मैंने जो एविडेंस दिए थे वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अच्छी तरह से सुने ही नहीं। तो बेटा आपको ध्यान है ना, यदि आप किसी भी कोर्ट के जजमेंट से, फैसले से एग्रीव्ड हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो जनरली एक अपील करने का अधिकार होता है। अब जो सुनील है ये इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो ये अपील करेगा, ये हाई कोर्ट में अपील करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट में अपील होता है, तो सुनील के पास राइट है और सुनील हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब सुनील हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट को बताएगा ना कि सर मेरे और अनिल के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट था, जो हमने जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल हुआ था हमारे बीच, और वहां पर अभी 3 दिसंबर को ही और जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है जो कि गलत है। अरे गलत है ये कहोगे तभी तो आपको हाईकोर्ट आपकी बात सुनेगा। तो हाईकोर्ट आपसे पूछेगा ना कि चलो ठीक है, लाओ दिखाओ क्या जजमेंट दिया। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसकी कॉपी सुनील के पास होनी चाहिए ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया कब? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को फैसला सुना दिया, लेकिन बेटा फैसले की कॉपी मिलने में 4-5 दिन लग जाते हैं। और मान लो जैसे इस दिन फ्राइडे था, फॉर एग्जाम्पल, मुझे ध्यान नहीं है बट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फ्राइडे था, तो सैटरडे संडे की कोर्ट की छुट्टी, फिर आप मंडे ट्यूसडे को जाओगे कि सर जो फैसला आया था उसकी कॉपी दीजिए, 2-3 दिन उसमें लेने में लग जाएंगे। तो अपील करने के लिए आपको 30 दिन मिले हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आप हाई कोर्ट में फॉर एग्जाम्पल 30 डेज में अपील कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं कि 30 दिन का लिमिटेशन पीरियड है, तो बेटा 30 दिन में से करीब 5 या 6 दिन तो ये ऑर्डर की कॉपी लेने में लग गए। अरे 30 डेज का टाइम है अपील करने के लिए, बट इसमें से कुछ समय तो आपने देखा कि कोर्ट के चक्कर काटने में लग जाता है। तो फिर यहां पर ये जो सेक्शन 12 है ना, ये बचाएगा आपको। बेटा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन डेज या एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कुछ ऐसे डेज हैं जिसको लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं करेंगे। यानी जब ये 30 डेज गिनेंगे ना अपील करने के लिए, तो इस 30 डेज में काउंट नहीं करेंगे सर। तो कौन से डेज लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं करते, तो आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो द डे फ्रॉम विच, ऊपर आपको हेडिंग बता देता हूं कि वाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट करते टाइम सर्टेन डेज आर टू बी एक्सक्लूडेड। ये कुछ ऐसी टाइम लिमिट हैं जिनको अपन एक्सक्लूड कर देंगे सर, जिनको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले है कि जिस दिन से लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट करना स्टार्ट किया हो, यानी सिर्फ फर्स्ट डे, जिस दिन से लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट करना स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट डे है। जैसे कि मान लो 3 दिसंबर को डिसीजन आया,
ठीक है, तो अपन जो भी अब 30 डेज 60 डेज जो लिमिटेशन पीरियड मिलेगा तो वो अपन काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना। तो जो फर्स्ट डे है जहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होना है वो डे 30 डेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस दिन कोर्ट का डिसीजन आया 3 दिसंबर तो उस दिन को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी जिस दिन कोर्ट ने अपना जजमेंट जिसकी आप शिकायत कर रहे हो वो प्रोनाउंस किया था, प्रोनाउंस मतलब जिस दिन कोर्ट ने वो डिसीजन सुनाया है, तो सर वो दिन अपन यहां पर शामिल नहीं करेंगे। और तीसरा पॉइंट बहुत प्यारा है, टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ जजमेंट। आपको जजमेंट की कॉपी लेने में 2 दिन 3 दिन 5 दिन लगे ना, मैंने बताया बीच में 1-2 दिन कोर्ट की छुट्टी आ गई, वैसे भी आपको चक्कर काटने पड़े, तो सर जो 1-2 दिन लगे हैं कोर्ट से उसके ऑर्डर की कॉपी लेने में, तो सर ये समय भी लिमिटेशन पीरियड में शामिल नहीं करेंगे। तो जिस दिन फैसला आया, जिस दिन से आपको लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करना है वो दिन इंक्लूड नहीं करेंगे। जितना 2 दिन 5 दिन 7 दिन का समय लगा ऑर्डर की कॉपी लेने में, ये अपील वाले टाइम में खास करके ये जो 2 पॉइंट हैं ये जब आप अपील करते हो ना तभी काम आते हैं। तो इन डेज को लिमिटेशन पीरियड में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको लिमिटेशन पीरियड में शामिल नहीं करेंगे। अब आता है एक सेक्शन 13। ये तो सेक्शन 12 के पॉइंट्स थे, सेक्शन 13 बहुत प्यारा पॉइंट है। इसमें एक वर्ड आएगा जो आप पहली बार पढ़ोगे कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लीव टू सू या लीव टू अपील एज ए पॉपर। अब आप बोलोगे सर ये सब तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो एक चीज आप ध्यान से सुनना, जब भी आप कोर्ट में कोई केस फाइल करोगे ना, जब भी कोर्ट में कोई केस करोगे आप प्रॉपर्टी को लेकर के या पैसे की रिकवरी को लेकर के, जब आप ओरिजिनली केस फाइल करेंगे, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हो फ्रेश केस फाइल करने, तो कोर्ट की फीस लगती है। हाँ, कोर्ट की एक फीस होती है भाई, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये 10,000 रुपये जो भी है, यानी कोर्ट में केस फाइल करने की एक फीस होती है। वो अलग अलग कोर्ट की और केस के अकॉर्डिंग अलग अलग फीस होती है। अब मान लो कोई गरीब आदमी है और उसके पास कोर्ट की फीस जमा करने के पैसे नहीं है। हाँ साहब, कई बार ऐसा होता है कि कोई गरीब हो और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोर्ट में फीस जमा करवा पाए, और फीस जमा नहीं करोगे तो आपका केस फाइल नहीं होगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो लॉ में एक प्रोविजन और है कि यदि आप गरीब इंसान हो और आप फीस जमा नहीं कर सकते तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं पॉपर। तो आप केस फाइल मत करो, पहले आप कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन लगाओ, पहले कोर्ट से परमिशन लो कि जज साहब मैं गरीब आदमी हूं और मेरे पास कोर्ट की फीस या जो भी अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है उसके पैसे नहीं हैं, तो प्लीज आप मुझे परमिशन दें कि बिना कोर्ट की फीस के मेरी केस मैं फाइल कर दूं। तो कोर्ट ने आपको परमिशन दे दी। अब इस परमिशन लेने में 10 दिन 15 दिन महीना भर 2 महीने लग गए ना। तो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरिंग विच, जिसमें आपको लीव टू सू या लीव टू अपील एज ए पॉपर, ये जो समय लगाए परमिशन, लीव का मतलब है परमिशन, यहां पर लीव का मतलब है परमिशन। तो आपने एज ए पॉपर सूट फाइल करने के लिए या अपील करने के लिए जो एप्लीकेशन फाइल की है उसमें भी समय तो लगेगा। कोर्ट परमिशन देगा तब आप केस फाइल करोगे, तब आप अपील करोगे बिना फीस की। तो जो परमिशन लेने में समय लगा वो भी लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि मान लो आपने गलत कोर्ट में केस फाइल कर दिया सर। हाँ सर, इतने सारे कोर्ट हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इस कोर्ट में केस फाइल करूं या उस कोर्ट में केस फाइल करूं। और बोनाफाइड, देखो बेटा एक वर्ड लिखा है बोनाफाइड, यानी रीजनेबल रीजंस, यानी आपको पता नहीं था सर, हर किसी व्यक्ति को कोर्ट के बारे में, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में नहीं पता होता। और आप बोलोगे सर वो तो वकील से डिस्कस करे। बेटा ध्यान रखना, ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि आप अपना केस कोई वकील के थ्रू ही फाइल करें, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। किसी भी कोर्ट में कंपलसरी नहीं है कि वकील होना चाहिए, आप पर्सनली भी अपना केस फाइल कर सकते हैं। अब हो सकता है कोई पर्सन खुद अपना केस फाइल कर रहा है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है,
उसको फाइल करना था किसी दूसरे कोर्ट में और गलती से उसने वो केस किसी दूसरे कोर्ट में फाइल कर दिया और इसमें उसके 10, 15, 20 दिन खराब हो गई। तो ये एक रीजनेबल मिस्टेक हुई उससे। तो ये जो ऐसा कोर्ट जिसके पास आपका केस हैंडल करने की पावर नहीं है, उस कोर्ट में आपने केस फाइल कर दिया, तो उसमें आपका जो समय खराब हुआ ये लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। जो भी आपको केस फाइल करने का समय मिला था उसमें ये थर्ड पॉइंट है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बोनाफाइड टेकन इन ए कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। तो विदाउट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में यदि केस फाइल किया है तो उसमें भी जो आपका समय खराब हुआ वो भी लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा सर। इसी तरह सेक्शन 15 है, आप जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में केस फाइल करना चाहते हैं, हो सकता उस पर पहले से ही कोर्ट ने इंजंक्शन, बेटा इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर, कोर्ट ने पहले से स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 6 महीने तक कोई केस फाइल नहीं होगा। तो यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिस पर आप सूट फाइल करना चाहते हैं, उस सूट को ऑलरेडी कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, रोका हुआ है, तो अब जितने दिन तक ये कोर्ट के द्वारा स्टे रहेगा वो टाइम पीरियड भी लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा, वो भी एक्स्ट्रा होगा। और फिफ्थ पॉइंट है, देखो कई बार जब आप किसी सरकारी इंप्लॉय के खिलाफ, हाँ सर, यदि आप कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय के खिलाफ और कोई सूट फाइल करते हैं उसकी गवर्नमेंट इंप्लॉय की कैपेसिटी में, तो सर पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती। हाँ सर, यदि आप किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस फाइल करेंगे, वो उसकी सरकारी ड्यूटी से रिलेटेड किसी पॉइंट पर, कोई पर्सनल केस नहीं है आपका, वो सरकारी कर्मचारी है और उसने उस सरकारी पोस्ट पे रहते हुए कुछ गलत किया है जिसका आप केस फाइल करना चाहते हैं, तो पहले आपको सरकार की परमिशन चाहिए होती। आप परमिशन लेने में भी समय लगेगा। तो फिर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 कहता है कि इन केस ऑफ सूट्स टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो यदि ऐसा कोई केस जिसमें सरकार की सहमति चाहिए तो गवर्नमेंट की परमिशन लेने के लिए भी जितना समय लगा वो भी आपके लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है सर, जिस डिफेंडेंट, अब आप बोलोगे सर डिफेंडेंट कौन होता है, तो बेटा याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो पर्सन केस फाइल करता है वो तो प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ आपको केस फाइल करना है, जिसके अगेंस्ट में आपको अपनी सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। तो जिस डिफेंडेंट के खिलाफ आप सूट फाइल करना चाहते हो वो आउट ऑफ इंडिया है, वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, अब जब तक वो भारत में नहीं आएगा उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। तो जितने दिन देश से बाहर रहेगा वो भी लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। तो ये तो आपको सेक्शन 12, 13, 14, 15 बताए हैं कि कौन सा पॉइंट कहां कहां अप्लाई होगा, यानी कौन से टाइम पीरियड हैं जो कि लिमिटेशन पीरियड में इंक्लूड नहीं होंगे, यानी उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। अभी सेक्शन 14 ओनली सूट और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है और 15 सूट और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। तो ये बॉक्स यदि आपको याद करना हो तो कर लेना, नहीं सामान्यतः इस टाइप के क्वेश्चन पूछते नहीं। हाँ, ये जरूर पूछ लेगा कि कौन से टाइम एक्सक्लूड करते, तो ये आपको 5 या 6 पॉइंट लगातार लर्न होने चाहिए ताकि आप उसको अच्छी तरह से एग्जाम में और एक्सप्लेन कर पाओ। सेक्शन 16 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसने लिखा है कि इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन या बिफोर द एक्रूवल ऑफ राइट टू सू। बेटा ध्यान से सुनना कि कोई पर्सन जिसको केस फाइल करना था और भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाए, तो एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है ना, बिना एग्जाम्पल के तो हो सकता है पॉइंट थोड़ा कम समझ में आए। मान लीजिए मिस्टर एक्स नाम का कोई बंदा है और इसने मिस्टर वाई को लोन दिया था। बेटा जो पार्टी लोन लेगी वो बोरोवर होती है और ये इसने लोन दिया था और लोन का रीपेमेंट होना है 1 अप्रैल 2022। ये लोन की रीपेमेंट डेट है, ये ड्यू डेट है। और भगवान ना करे मिस्टर एक्स की डेथ हो गई
1 दिसंबर 2021 को। इस दिन मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। हाँ जी सर, इस दिन मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। नहीं खैर, अभी तो लोन का रीपेमेंट होना भी नहीं था। लोन का रीपेमेंट तो 3-4 महीने के बाद होना है। उस दिन यदि ये मिस्टर वाई लोन की रीपेमेंट कर दे तो बहुत अच्छा, बट मान लो ये मिस्टर वाई उस दिन लोन की रीपेमेंट नहीं करता है तो अब कौन केस फाइल करे? भाई मिस्टर एक्स तो रहा ही नहीं इस दुनिया में। तो आप बोलोगे सर जो भी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके फैमिली मेंबर हैं, वही सूट फाइल करेंगे। तो बिल्कुल सर, तो वही है ये सब सेक्शन 1। अब मान लो इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो माइनर हो, कोई छोटा बच्चा हो, भाई वाइफ है नहीं, वाइफ पहले एक्सपायर हो गई हो, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ, खुद 1 दिसंबर को एक्सपायर हो गई, तो अब जो भी इसके राइट्स थे वो राइट्स इसके बेटे को मिलेंगे, लेकिन इसका बेटा तो माइनर है। और 1 अप्रैल को यदि इस मिस्टर वाई ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो आपको ध्यान है लिमिटेशन पीरियड यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, फिर वो यहां से स्टार्ट नहीं होगा। ध्यान से पढ़ना प्लीज। सबसेक्शन 1 कहता है, ध्यान देना, कि वेयर अ पर्सन हु वुड, यदि वो जिंदा होता तो हु वुड हैव ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट या मेक एन एप्लीकेशन। यदि ऐसा पर्सन, यदि वो जिंदा रहता तो उसके पास अधिकार होता कोई केस फाइल करने का, लेकिन ऐसा पर्सन क्या हो गया? डाइज बिफोर द राइट अक्रूज। ऐसे पर्सन का जो राइट अक्रू हुआ उससे पहले उसकी डेथ हो गई सर। या कोई ऐसा सूट जिसका राइट अक्रू ही कोई पर्सन की डेथ होने पर होता है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी थी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉर्मली पैसा तभी मिलता है जो कोई पर्सन की डेथ हो जाए, तो उस पर्सन की डेथ हो गई, अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही, तो उस सिचुएशन में जो लिमिटेशन पीरियड है वो तो उस डेट से कंप्यूट करेंगे जब उस डिसीज्ड पर्सन का, डिसीज यानी जिसकी डेथ हो गई, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो जाएगा। तो अब यहां पर जैसे कि मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और 1 अप्रैल को लोन का रिपेमेंट होना था, मिस्टर वाई ने नहीं किया, तो जो मिस्टर एक्स का माइनर बेटा है उसके लिए लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जब ये माइनर केपेबल हो जाएगा, यानी जब ये माइनर मेजर हो जाएगा। तो कोई ऐसा पर्सन जिसके फेवर में को राइट अक्रू होता उससे पहले उसकी डेथ हो गई, या कोई ऐसा राइट जो उसकी डेथ होने पर ही अक्रू हुआ है, तो अब वो जो राइट है उसको एक्सरसाइज उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। अब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब उसको एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम जब वो केपेबल हो, यानी वो अनसाउंड माइंड के नहीं हो, वो माइनर नहीं हो, उस डेट से लिमिटेशन पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो। तो सब सेक्शन 1 में तो प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है यदि प्लेंटिफ की डेथ हो जाए, लेकिन बेटा ध्यान दो यदि इस डिफेंडेंट की डेथ हो जाए तो, यानी लोन रीपेमेंट करने की डेट से पहले ही और मिस्टर वाई की डेथ हो जाए तो, और फिर 1 अप्रैल को इसकी फैमिली ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, इसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस करेंगे, और मान लो इसके रिप्रेजेंटेटिव माइनर हो तो फिर सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 वैसे प्रोविजन कॉमन है, बस ये प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि प्लेंटिफ की डेथ हो जाए तो लिमिटेशन पीरियड तब से स्टार्ट होगा जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो। और इसी तरह से सब सेक्शन 2 है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में, अ पर्सन अगेंस्ट हुम, जिसके अगेंस्ट में कोई राइट अक्रू होता, कोई केस फाइल होना था फ्यूचर में और उससे पहले उसकी डेथ हो जाती तो फिर लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जब उस डिसीज्ड पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो जाएंगे उस केस को हैंडल करने के, यानी जब वो मेजर हो जाएंगे या अनसाउंड माइंड के नहीं रहेंगे तब वहां पर वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो सेक्शन 16 में सब सेक्शन 1 में प्लेंटिफ की डेथ हुई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा ये बताया, और सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में डिफेंडेंट की डेथ हुई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोविजंस आपको सेक्शन 16 में बताए।